अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, है ना, प्रेरणा ध्यान दो बच्चे। अभी तक रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म, फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। रे ऑप्टिक्स कंप्लीटली हम कर चुके हैं। बचा हमारे पास अब कहानी किसकी, वेव ऑप्टिक्स की। तो आज की क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स का वेटेज अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो मेरा मानना है कि वेव ऑप्टिक्स का वेटेज बोर्ड के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा ही है रे ऑप्टिक्स से, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन रे ऑप्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स से। अगर हम बात करें किसकी, कंपटीशन की, तो कंपटीशन में रे ऑप्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स का वेटेज मेरे हिसाब से बोर्ड में ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो लिखते हैं। सबसे पहला टॉपिक सुनो भाई, ये बच्चे ध्यान लगाओ इधर, है ना। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, HUY, हाइगेन्स प्रिंसिपल। बच्चे जी होता है, ठीक है ना, HUY, हाँ HUYGEN, अच्छा ठीक है, HUYGEN एपोस्ट्रोफी S, हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है एक तरीके से हमारे लिए। भाई जब तक बातें करते रहोगे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, ध्यान लगाओ, जल्दी कर लो, कब तक पेन कॉपी यही सब करते रहोगे, है ना। आप ध्यान लगाओ, ठीक। देखो सुनो, रे ऑप्टिक्स में सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद वेव ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं, और वेव ऑप्टिक्स में बार बार कह रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स में थोड़ी चीजें हटकर हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं वेव ऑप्टिक्स में। मतलब रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स क्यों आई और वेव ऑप्टिक्स को ज्यादा बेहतर ऑप्टिक्स क्यों माना जा रहा है, वो बात समझ लीजिए। रे ऑप्टिक्स केवल दो फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में सक्षम थी। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की घटनाओं को एक्सप्लेन किया किसने, रे ऑप्टिक्स ने। लेकिन वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम लोग उस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना को भी बता देंगे, और साथ ही साथ कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। वो नए कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जैसे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मतलब वो फिनोमेना तो ये एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। कौन से दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को तो ये करेगा ही करेगा एक्सप्लेन वेव ऑप्टिक्स। लेकिन साथ ही साथ ये और भी अनदर कुछ फिनोमिनाज हैं जिनको एक्सप्लेन करने में सक्षम है। इसलिए वेव ऑप्टिक्स में जो नए फिनोमिनाज हैं उनकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब वेव ऑप्टिक्स में जाने का मतलब कुल मिलाकर क्या लड़ाई है, लड़ाई इस बात की है कि सन से निकलने वाली रेज या सन से निकलने वाली जो लाइट है वो रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है या वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो कुछ लोगों का मानना था कि रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और कुछ लोगों का मानना है कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। सबसे पहले वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, हम उस प्रिंसिपल को जानेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से। समझ में आ रही बात ना। इस हाइगेन्स प्रिंसिपल से पहले भी हम लोग, ये तो मैंने एज ए चैप्टर लिख दिया, अभी इसके इस प्रिंसिपल को लिखवा नहीं रहा हूं। उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म जानने पड़ेंगे इस थ्योरी के। उसमें सबसे पहला टर्म आता है वेव फ्रंट, लिखिए पहले, है ना। सबसे पहले आएगा वेव फ्रंट, फर्स्ट पॉइंट, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में लिखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स या पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the locus of all the particles of the medium which at any instant are vibrating in the same phase, which at any instant, the locus of all the particles of the medium comma which at any instant, पहले लिख लो फिर समझाता हूं, which at any instant are vibrating in the same phase, are vibrating in the same phase is called wave front, are vibrating in the same phase is called wave front, ठीक है।
और करके लिखिए, और करके इसी डेफिनेशन को, इज कॉल्ड द वेव फ्रंट, है ना, हो गया। फिर और करके लिखिए डेफिनेशन एक और, इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम, इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम such that if we draw a surface, if we draw a surface in a medium such that all the medium particles lying in the surface, all the medium particles lying in the surface are in the same phase. If all the medium particles lying in the surface are in same phase, then the surface is called a wave front. Then the surface is called a wave front. Then the surface is called a wave front. सुनिए ध्यान से, बताता हूँ क्या मतलब इस बात का, ठीक है ना। Then the surface is called wave front. सुनिए, कहने का मतलब यह है किसी भी एक मीडियम में, जैसे सपोज कर लीजिए कि कमरा, इस कमरे में अभी एयर मीडियम है, ये जो यहाँ से लाइट जल रही है, मतलब ये जो लाइट आपको यहाँ जलते हुए दिख रही है, इस लाइट से निकलने वाली लाइट के लिए, मतलब इस इल्यूमिनेटिंग सोर्स से निकलने वाली लाइट के लिए जो भी ये जो मीडियम है, इस मीडियम में कोई सरफेस आप अपनी मर्जी से बनाइए, कोई भी सरफेस, तो एक ऐसा सरफेस जिस पर लाई करने वाले सभी पार्टिकल सेम फेज में लाई कर रहे हों, वो सरफेस ही क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, समझाना पड़ेगा दूसरे तरीके से, उसको समझना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा उसी को समझना पड़ेगा। पहली बात, सेम फेज का मतलब यह है कि हर एक पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा हो, अगर एक पार्टिकल का वाइब्रेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन से, जैसे ये मेरा मीन है, तो इसके ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए अगर पार्टिकल आगे बढ़ रहे हों, तो अगर एक उस सरफेस पर लाई करने वाला एक पार्टिकल ऊपर की ओर वाइब्रेट कर रहा हो, तो सारे पार्टिकल ऊपर की ओर वाइब्रेट करने चाहिए। अगर एक पार्टिकल नीचे की ओर वाइब्रेट करना, तो सबके सब, मतलब कुल मिलाकर किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर लाई करने वाले अगर सभी पार्टिकल्स सेम फेज में हो, सेम फेज का मतलब जब ये ऊपर तो वो भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे। मैंने पहले भी आपको बताया था, सेम फेज का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ एक जैसा बिहेवियर शो करती हों, उनको हम सेम फेज में कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम तो करंट भी मिनिमम, जब वोल्टेज पॉजिटिव तो करंट भी पॉजिटिव, और जब वोल्टेज नेगेटिव तो करंट भी नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सेम फेज में होना मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि दोनों में बराबर, मतलब बराबर अमाउंट में चेंज आना चाहिए, लेकिन जो चेंज की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप सबके सब लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो, लेकिन सब अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, वेलोसिटी अपनी अपनी हो, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते समय जब ये अपनी वेलोसिटी के हिसाब से अपने मैक्सिमम पे हो, तो ये अपनी वेलोसिटी के हिसाब से अपने मैक्सिमम पर हो। बोलो बात समझ में कि नहीं। तो समझ लो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या है, सेम फेज में है। क्लियर है। अपने अपने हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन पार्टिकल का फेज सेम होना चाहिए। फेज सेम होने का मतलब यह है कि बार बार आपसे कह रहा हूं कि नेचर जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरह के सरफेस को क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट। आप चलो इस बात को भी छोड़ दो, इससे ज्यादा आप इस बात पर ध्यान लगाओ कि हम इससे पहले जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उस रे ऑप्टिक्स में मेन बात ये मानी गई थी कि जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट को इमिट करता है, तो उससे निकलने वाली लाइट रे की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, रे की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और वो रे इनविजिबल होती हैं, मतलब वैसे नहीं दिखती हम लोगों को। वैसे तो विजिबल लाइट होती है, लेकिन ऐसे रे बनती हुई नहीं दिखती हैं। क्लियर। उस रे की फॉर्म में होने का प्रमाण मांगा लोगों ने कि बताओ ये बात कैसे पता चलेगी कि रे की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अगर लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो किसी एक सोर्स से निकलने वाली सारी की सारी रेज एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उसके अगल बगल का हिस्सा बस उसी जगह पर लाइट पड़नी चाहिए, जहां बीम जा रहा है केवल वहां लाइट होनी चाहिए, उसके आसपास अंधेरा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इस कमरे में एक टॉर्च जलाई ऐसे, तो टॉर्च की जो लाइट है, वो बीम जो जा रहा है ऐसे, वो बीम तो जा रहा है, वो तो इल्यूमिनेट होगा ही होगा, लेकिन ये पूरे कमरे में भी रोशनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्यों हो रही है, अगर रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो बस एक और जानी चाहिए ना बस, फिर ये इधर लाइट कैसे चली गई, उधर कैसे चली गई, क्योंकि अगर उधर भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। मैंने कहा ना, मैं इधर की तरफ अगर एक टॉर्च डाल दूं, आप टॉर्च छोड़ दीजिए, एक बल्ब जलाऊं,
है ना, एक एलईडी जलाऊं और उसको ऐसे कवर कर दूं और बस उसको ऐसे निकाल दूं उससे लाइट, तो जो एलईडी से लाइट निकल रही होगी वो ऐसे जाएगी ना बीम की तरह से, तो जो बीम की तरह से लाइट जाएगी उसकी वजह से यहाँ भी रोशनी होगी, इधर भी रोशनी होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सवाल उठा कि ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। न्यूटन ने लोगों को यही जवाब देने की कोशिश की कि भाई रे की फॉर्म में लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो कहीं ना कहीं तो टकराएगी ना, और भी नहीं तो एयर पार्टिकल से तो टकराएगी और उनसे टकरा कर भी इधर उधर बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। उसके स्कैटर होने से क्या हो जाएगा? लाइट पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा हिस्सा, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसने अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया कि नहीं, रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है और लाइट के रे की फॉर्म में चलते हुए भी बाकी चीज़ों के इल्यूमिनेट हो या बाकी चीज़ों का लाइट अप हो जाने का कारण यह है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो घटनाएं होती हैं उनसे चीज़ें इल्यूमिनेट होती हैं, उनसे लाइट अप होती हैं चीज़ें, क्लियर। लेकिन फिर उसके बाद ये माना जाने लगा कि नहीं, ये इस तरह की कहानियों को, अच्छा बाद में आकर के दिमाग में आया कि नहीं, ये रे ऑप्टिक्स नहीं, रे की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट। और वेव की फॉर्म में भी कैसे ट्रेवल करती है? जैसे कोई एक सोर्स से हमने लाइट निकाली तो वो इधर उधर चारों तरफ वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अब वेव की फॉर्म में ट्रेवल करने का मतलब ये है कि हम मानेंगे कि जब लाइट हमारी तरफ आ रही होगी तो वो एक वेव फ्रंट की तरह से आ रही होगी। वेव फ्रंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, मतलब कोई स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है, स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट, तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये हुआ जब हमने इस बल्ब को जलाया, गोल बल्ब मान लीजिए, कोई गोल बल्ब है, बिल्कुल गोल बॉल है बिल्कुल, और वो इल्यूमिनेट हो रही है, और वो बॉल जब इल्यूमिनेट होगी तो उससे जब लाइट निकलेंगी ना, तो उससे निकलने वाली लाइट का पहला एक एनवलप, पहला एक घेरा जो सबसे पहली बार निकला होगा वही कहलाएगा क्या? इसका वेव फ्रंट। मतलब यहां से निकलने वाली वेव का सामने का हिस्सा, और एक साथ जब इल्यूमिनेट हुआ तो एक साथ ही सारे चारों तरफ से निकली होगी लाइट। जब हमने इसको बल्ब को जलाया, जैसे ही ऑन किया, बल्ब जला, बल्ब से जो लाइट निकली तो वो एक साथ निकली होगी चारों तरफ, और एक साथ निकली होगी तो इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर सब तरफ जो भी निकले होंगे वो इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो इसलिए इस एनवलप पर लाई करने वाले यानी सरफेस पर, इमेजिनरी सरफेस है, समझ रहे हो ना मेरी बातें? कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हो ना चीजों को? बहुत अच्छे। तो उस पर लाई करने वाले, इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले हर एक पार्टिकल का फेस सेम होगा, और ये जो कहानी, ये जो आपको एनवलप जैसा दिख रहा है, यही कहलाएगा क्या? वेव फ्रंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सिमिलरली मान लीजिए कि मैंने सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लिया, मतलब सिलिंड्रिकल इल्यूमिनेटिंग सोर्स लिया। जैसे अभी आजकल हम देखते हैं कि वायर्स आते हैं जो है ना, ठीक है, लाइटनिंग वायर जो आते हैं, ठीक है, तो वो वायर हमने ऐसे, ये पूरा इल्यूमिनेट हो रहा है, तो इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, मतलब इसके आसपास बनेंगे वेव फ्रंट ऐसे, ठीक है ना। एक वेव फ्रंट बनेगा। अब पहला वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करने लगेगा। समझ में आ रही बात ना? ये बड़े काम की बात है, अभी नहीं आएगी समझ में, वो हाइगेंस प्रिंसिपल में आएगा। फिर बाद में जाके हाइगेंस ने ये बात बताई कि पहले, सबसे पहले निकलेगा एक जो वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम एज ए सोर्स ऑफ लाइट बिहेव कराएंगे, और फिर वो एक अगले वेव फ्रंट को जन्म देंगे, फिर वो वेव फ्रंट अगले वेव फ्रंट को जन्म देगा, और फिर वो वेव फ्रंट उसके अगले वेव फ्रंट को जन्म देगा। नहीं समझ में आ रही बात? मतलब कहने का ये है कि एक वेव फ्रंट यहां बना, ऐसे समझो, सारी बातें छोड़ो। जैसे तालाब में आपने एक ढेला फेंका, तो उससे जो सबसे पहली वेव बनी उसके आसपास, जहां पानी में आपने वो पत्थर फेंका है, स्टोन फेंका है, वो पानी तो नीचे की ओर दब गया, उसके अगल बगल जो सबसे पहला वेव बना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उसके लहरें बनेगी ना उसके आसपास, तो जो सबसे पहली वेव बनेगी, पहले वो गोलाई में हमें दिखेगी ऐसे गोलाई में, लेकिन वो हर तरफ बनेगी, समझ ना, वही गोलाई में हर तरफ, तो इसलिए गोल और ऐसे, समझ ना, दूर तक जाएगा पानी। नहीं समझ रहे ना? अरे यही तो वेव बनती है ऐसे ऐसे करके, और एक जगह जाके आगे जाके क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये जो वेव, ये जो यहाँ से सबसे पहली वेव जनरेट हुई है, ये हो गया एक तरीके से हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, और उसके बाद में जो वेव फ्रंट बनेंगे उनके लिए सोर्स का काम करेगा। हमने तो एक बार यहाँ ढीला फेंका ना, लेकिन इस आगे फिर क्यों वाइब्रेट हो रहा है? ये उसके लिए काम करेगा, वो उसके लिए, फिर वो आगे वाले को, फिर वो और आगे वाले को, फिर वो और आगे वाले को। एक समय ऐसा आएगा जहाँ जाते थे एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो आपको वेव बनती हुई दिखना बंद हो जाएगी। क्लियर रहती बात ना? बहुत अच्छे। तो उसी तरह से बस आपको वेव फ्रंट समझना है कि किसी भी लाइट के आसपास से निकलने वाले वेव फ्रंट का मतलब क्या है। क्लियर? बहुत अच्छे। अब वेव फ्रंट के टाइप लिख लो जल्दी से, लिखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में पहला लिखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में पहला लिखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, लिखिए द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट,
द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना, प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ओके। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सिंपल, बस डायग्राम बना के देख लीजिए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है, इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपको एनवलप दिख रहा है ना, जिस एनवलप पर मौजूद, ध्यान सुनिएगा, एक बात तो बताओ, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर ये बराबर दूरी है, ये दूरियां बराबर हैं, तो सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगा होगा, सेम लगा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है। तो वहाँ तक जाने में अगर सेम टाइम लगा तो ये सब के सब सेम फेज में लाई कर रहे होंगे। ये पार्टिकल्स जो होंगे ना, ये वाले, ये सब सेम फेज में लाई कर रहे होंगे। तो ये एक फेज में लाई करने वाले सभी पॉइंट का जो लोकस होता है, पार्टिकल का जो लोकस होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट। इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट के जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट, बार बार कह रहा हूं, स्फेरिकल होंगे, सर्कुलर भी नहीं कहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि पॉइंट सोर्स का मतलब वो इधर की तरफ वेव फ्रंट बनाएगा तो इधर की तरफ भी वेव फ्रंट बनाएगा, हर तरफ बनाएगा। तो जो एनवलप दिखेगा ना आपको, बॉल जैसा दिखेगा, समझ में आ रही बात ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये भी शेप बना लीजिए आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी थ्योरी, मतलब इस चैप्टर के अंदर घुसने के लिए हम लोग पहले रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसे समझिए आप। हमेशा हर चैप्टर के अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा रास्ता देखना पड़ता है। रास्ता देखना मतलब पहले छोटे छोटे पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर घुसेंगे चैप्टर के, ठीक है ना। या वेव ऑप्टिक्स के बारे में तभी जान पाएंगे जब ये छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगे, ठीक है। बी देखिए, बी होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। लिखिए, when the source of light is linear in shape, when a source of light is linear in shape, when a source of light is linear in shape, linear in shape, then cylindrical wavefront is produced. हटाओ यार, then cylindrical wavefront is produced. समझ गए ना, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कि ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट का मतलब इससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल इन शेप होगा। कारण ऐसा समझो, मान लो कि ये एक एलईडी की एक लड़ी है, सीधी सीधी, ठीक है ना, मतलब एक तार है जो पूरा पूरा एलईडी से क्या है, पूरे में एलईडी लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाली लाइट, अगर ये लाइन सोर्स है तो ऐसे लाइट निकल रही होंगी, ऐसे अपने हर तरफ आगे बढ़ रही होगी, ऐसे निकल के, क्लियर है ना। तो इसके आसपास बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो किस शेप में आ जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। ऐसे बड़े और बड़े होते चले जाएंगे। सबसे पहला जो इससे सबसे ज्यादा चिपका हुआ वेव फ्रंट होगा, जो सबसे पहली बार इल्यूमिनेट होगा, वो क्या होगा, प्राइमरी, पहला, फर्स्ट। फिर उसके बाद बाकी सारे सेकेंडरी हो जाएंगे। समझ में आ रही बात ना। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्लेन वेव फ्रंट, थर्ड। ये डायग्राम में बना लीजिएगा, स्फेरिकल वेव, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का। फिर तीसरा बनाओ, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लिखिए, ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, a small part of
cylindrical or spherical wavefront. A small part of cylindrical or spherical wavefront originating from a distant source, originating from a distant source, distant source, originating from a distant source will appear plane, will appear plane, will appear plane, and hence it is called plane wavefront, and hence it is called plane wavefront. A small part of a spherical or cylindrical wavefront originating from a distant source of light, या डिस्टेंट सोर्स, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, इसलिए हम वैसे भी हम बोलते हैं बहुत दूर रखे हुए, बहुत दूर रखे हुए सोर्स से। आप एक बात बताओ, अब फिर मेरी बात ध्यान सुनो, मान लीजिए कि मुझसे आधा किलोमीटर दूर, बहुत दूर का मतलब यहाँ बहुत दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ इनफाइनाइट हो जाता है। ऑप्टिक्स में 1 2 4 5 किलोमीटर ही क्या हो जाने लगता है, इनफाइनाइट। क्या? क्योंकि 2-4 किलोमीटर दूर रखे हुए, 2-4 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट जला, कोई बल्ब जल रहा हो तो 2 किलोमीटर दूर बल्ब जलते हुए बल्ब से लाइट यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल आने लगेगी। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि सब सूरज की तरह नहीं होते कि उतनी दूर बैठा हुआ भी हम लोगों को सबको क्या कर देता है, रोशनी। सूरज कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये तो देखो, क्लियर है ना? तो मान लीजिए, हे बच्चे ध्यान लगाओ, मान लो कि कोई बल्ब मुझसे काफी दूर जल रहा है, काफी दूर। अब काफी दूर जलते हुए बल्ब से मान लो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल रहा है। कैसे वेवफ्रंट निकल रहे हैं? स्फेरिकल वेवफ्रंट। वो स्फेरिकल वेवफ्रंट, पहला वेवफ्रंट तो छोटा होगा, उसके आसपास ही रहेगा, लेकिन मेरे तक आता आता जो वेवफ्रंट होगा, पहले से बड़ा, दूसरा दूसरे बड़ा, तीसरा तीसरे बड़ा, चौथा मतलब बड़ा होता जाएगा ना एनवेलप। तो मुझ तक आते आते ये वेवफ्रंट बहुत बड़ा स्फीयर होगा, एक बहुत बड़ा स्फीयर होगा। और उस बड़े से स्फीयर का अगर मैं कोई हिस्सा देख रहा हूं या उसको इमेजिन कर रहा हूं या कट कर लूं तो मुझे कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर उठकर, अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर बैठकर और क्या करूं, अर्थ से खाली आधा किलोमीटर ऊपर, या फिर कुल मिला के हम अर्थ पे खड़े होकर दूर से दूर तक निगाहें दौड़ाएं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि अर्थ पूरी गोल कहीं से नहीं है भैया, हमें तो ऐसे दिख रही सीधे फ्लैट है, सब पूरा फ्लैट है आगे तक, जबकि वो स्फेरिकल है। समझ में आ रही बात ना? लेकिन चूंकि इतना बड़ा स्फीयर है कि उसका हमारी रेंज में रहते हुए वो हमेशा कैसी दिखती है? फ्लैट। तो उसी तरह से वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो आ रहा है हमारी तरफ, लेकिन बड़े से स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेन वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, बनाइए डायग्राम, ठीक है ना? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? ये है प्लेन वेव फ्रंट, ये डायग्राम बनाइएगा प्लेन वेव फ्रंट का। मतलब क्या दिखाना चाहा मैंने? मैं इधर खड़ा होकर इसको देख रहा हूं तो मेरी ओर आता हुआ ये वेव फ्रंट मुझे ऐसा दिखेगा। सामने से कैसा दिखेगा? प्लेन। सामने से कैसा दिखेगा? एक प्लेन। और वो प्लेन वेव फ्रंट मेरी ओर आ रहा है। समझ में आ रही बात ना? ये ऐसे मैंने दिखाने की कोशिश की है। बस 3 ही टाइप के फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट लिखिए रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, एक छोटा सा टर्म और लिखिए, रे ऑफ लाइट। हाँ, अब देखो रे ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स पढ़ ली, अब रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। मतलब वेव ऑप्टिक्स में भी रे को लेना पड़ेगा, है ना? उसके बगैर काम नहीं चलेगा। लिखें एन एरो ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। एन एरो, इसको बंद कर लो, ठीक है ना? एन एरो नॉर्मल, एन एरो ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। किसी एक वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर बनाया गया एक एरो, है ना? क्या लिखा? एन एरो ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, and pointing in the direction of, and pointing in the direction of propagation of disturbance, pointing in the direction of propagation of
disturbance is called a ray of light, is called a ray of light. मैं समझाता हूँ, आप लिख लो, समझाता हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है ना. is called a ray of light. ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. an arrow drawn normal to the wave front and pointing in the direction of propagation of disturbance of is called ray of light. मतलब कोई वेव फ्रंट जिस ओर मूव कर रहा है, जिस ओर प्रोपेगेट कर रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये वेव फ्रंट, ठीक है ना, या फिर सपोज कर लीजिए कि ये वेव फ्रंट जो कि आगे बढ़ रहा है इधर की ओर, तो इधर की ओर बढ़ते हुए वेव फ्रंट पर डाला गया नॉर्मल, उसी की डायरेक्शन में बनाया गया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्लियर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड pointing towards the direction of propagation of the light is known as ray of light और wave normal, ऐसे लिख दीजिए, और wave normal, ठीक है ना, इसको क्या भी कहते हैं, wave normal भी कहते हैं, ठीक है ना, और wave normal हो गया. हो गया बड़े, बहुत अच्छे. नेक्स्ट डालिए, हाइगेंस प्रिंसिपल. अब आया प्रिंसिपल, ठीक है ना. मैंने तो इसको एज ए चैप्टर लिखवाया उस समय ना, बताया था कि इसको हम एज ए चैप्टर समझें. वेव ऑप्टिक्स पूरा बड़ा सा एक क्या है ये, वेव ऑप्टिक्स तो पूरा कहानी है बहुत बड़ी. उसमें से पहली कहानी स्टार्ट हुई हाइगेंस प्रिंसिपल. उस कहानी के हमने पहले क्या किए, पहले आर्टिस्ट के नाम बताए, उस कहानी में जो पात्र हैं उनके नाम बताए, ठीक है ना. समझ मेरी बात ना, बहुत अच्छी. चलो लिखो हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना. लिखे, Huygens proposed a geometrical construction. Huygens proposed a geometrical construction. Huygens proposed a geometrical construction to explain the propagation of wavefront. Huygens proposed a geometrical construction to explain the propagation of wavefront. है ना, propagation of wavefront in the medium, and determine the position of the wavefront. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज इतना कुछ भी इसमें खास नहीं है, ठीक है. मज़ा बिल्कुल आने वाला नहीं है बस, लेकिन पेपर में ही आएगा. मज़ा आपको आए ना आए, लेकिन पेपर में आएगा, ये समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. बहुत अच्छे. तो क्या लिखा, हाइगेंस प्रपोज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट इन द मीडियम एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट भी कह सकते हो आप, एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट after any interval of time. Determine the new position of wavefront after any interval of time. Okay, clear है, बहुत अच्छे. This principle is stated as, पहली बात तो हमें ये बताया कि हाइगेंस प्रिंसिपल जब आया तो उससे पहले उसने किया क्या. हाइगेंस नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, लोगों को प्रपोज किया, लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें मान लेना चाहिए कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. लोगों ने कहा भाई क्यों मान लेना चाहिए, कहा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हुई लाइट को अगर आप सोचेंगे तो आप लाइट के वो फिनोमिना भी जान पाएंगे जो फिनोमिना अभी तक हम नहीं जानते. समझिए ना, जैसे कि लाइट के अंदर ये कलर बताने की टेंडेंसी कहाँ से आई है, मतलब जो लाइट है हमारी वो कलर को कैसे बताती है, कलर को कैसे एक्सप्लेन करती है. समझ ना, कलर से मतलब जैसे अगर आपने कलरफुल शर्ट पहनी हुई है तो मैं उसमें आपको मैं जान पा रहा हूँ ना, ये लाइट की वजह से होता है.
आंखें बंद कर दो, सब अंधेरा हो गया ना, सब ब्लैक ब्लैक हो गया ना, समझ रहे हो ना। और आपकी आंखें जितनी दिक्कत करती चल जाएंगी, आंखों में जितना डिफेक्ट आता चल जाएगा, उतना ही कलर के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाना आपके लिए मुश्किल होने लगेगा। समझ मेरी बात ना। तो हम डिफरेंट कलर को देख पा रहे हैं। सोचो ये लाइट की घटना है। अगर तुम्हारी शर्ट पे 10 कलर है और मैं 10 कलर को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि एक कलरफुल शर्ट पहना हुआ और एक कलरफुल शर्ट में कलर क्यों आ रहे हैं, तो उन कलर्स के पीछे भी रीजनिंग है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। ठीक है ना, समझ मेरी बात। क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खाली इतना बता पाता है कि यहां से टकरा के लाइट जब वहां जाएगी तो उसको इल्यूमिनेट कर देगी, वहां से टकरा के वहां जाएगी तो उसको इल्यूमिनेट कर देगी। मतलब जिस हिस्से तक लाइट पहुंच जाएगी वहां तक लाइट की रोशनी मिलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बातें, क्लियर, बहुत अच्छे। दूसरी बातें और भी बहुत सी हैं, बहुत सी बातें हैं। ठीक है ना, कि वह फोटोग्राफिक प्लेट पर कैसे फोटोज आ जाते हैं, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर कैसे हम कैप्चर कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना, या वो हमारे जो फोटो लेता है, लाइट के बगैर तो फोटो नहीं ले सकते ना, अंधेरे में फोटो ले नहीं सकते, तो लाइट के वजह से जो फोटो कैप्चर की जाती है वो कैसे उसको कैप्चर करती है, सब चीज़ें, काफ़ी कुछ नया फिनोमिना जो है वो हम लोग इसके आगे जान पाएंगे। ठीक है ना, समझ मेरी बात। लेकिन शुरुआत फिर मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक और ख़ास बात रही पूरी फिजिक्स में ना, न्यूटन का जहाँ जहाँ बोलबाला रहा वहाँ फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग रही, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मज़ेदार, कैलकुलेटेड, मैथमेटिकल। और जहाँ जहाँ न्यूटन की एब्सेंस हुई वहाँ इसने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा लिया, मतलब फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो ना, बहुत मैथमेटिकल ऑप्शंस निकाले उसने, मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश ज़्यादा करता था कि हर चीज़ का एक मैथमेटिकल प्रूव होना चाहिए। बाकी इसके बाद आप देखोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब थ्योरीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सब क्वांटम थ्योरीज हैं अभी भी, समझ ना। लेकिन आज हम उन्हीं थ्योरीज को लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, बिकॉज आज अब जो आगे दौर आ रहा है वो धीरे धीरे मैकेनिकल से क्वांटम की तरफ जा रहा है, समझ लो ना, क्वांटा की ओर जा रहा है। मतलब डिजिटलाइज्ड हम हो पाए ना तो वो क्वांटम थ्योरी को दिमाग में रखते हुए हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना बात को। ठीक है, उसके दौर में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी, मशीनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, कि जी जो वर्क करती हो, मशीनें, मैकेनिकल वर्क करने वाली चीज़ें। ठीक है ना, खैर इस सब पे क्या ज़्यादा दिमाग लगाना, फिलहाल इसको पढ़ो। तो हाइगेंस ने 3 छोटे स्टेटमेंट दिए, वो क्या थे लिखिए। यानी ये प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रिंसिपल नहीं है और ना कोई बहुत बड़ा इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी है पूरी। लिखिए पहला, एवरी पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, पहला पॉइंट, दिस प्रिंसिपल स्टेटेड एज, और फिर 3 अलग अलग पॉइंट लिखने हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट लिखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड on the wave front, every particle of the medium situated on the wave front act as a new wave source, acts as a new wave source, acts as a new wave source from which act as a new wave source from which fresh wave originate, from which fresh waves originate। ठीक है, fresh waves originate, these waves are called secondary wavelets, these waves are called secondary wavelets, wavelets, these waves are called secondary wavelets। बात सुनिए ध्यान से, क्या बताया मैंने आपको, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से कोई वेव फ्रंट निकलता है तो हर एक, किसी भी एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि इस बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है उससे जितने वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं, हर एक वेव फ्रंट, मतलब बात समझ रहे हो ना, यहां से वेव फ्रंट ऐसे निकला, मैंने उसमें से कोई एक वेव फ्रंट, ये बहुत दूर से आने वाली लाइट है, मैंने उसमें से कोई एक वेव फ्रंट ले लिया, जैसे कि ये वाला वेव फ्रंट ले लिया। अब इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाला ये पार्टिकल, ये सब इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर लाई करने वाला हर एक पार्टिकल एक न्यू वेव सोर्स की तरह एक्ट करेगा। मतलब इसका कहना यह है कि एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा।
ठीक है, फिर दूसरा वेव फ्रंट तीसरे वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा, तीसरा वेव फ्रंट चौथे वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा। और जो ये तीसरा वेव फ्रंट है ना, जो चौथे के लिए सोर्स का काम कर रहा है, ये जो फ्रेश वेव फ्रंट जनरेट करेगा ना, मतलब जो वेव फ्रंट जनरेट करेगा वो एक फ्रेश वेव फ्रंट होगा। मतलब ये नहीं होगा कि सर वो उसकी वजह से वो कुछ और हो गया, इसका कोई इम्पैक्ट, एक नया वेव फ्रंट बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। और ये जो नए वेव फ्रंट्स बनेंगे, जो नए वेव फ्रंट्स बनेंगे, ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी क्या होता है? कोई भी वो चीज जो सबसे पहली बार आ गई हो, प्राइमरी, और बाकी सब सेकेंडरी होता है। पता है ना आपको ये बात? बहुत ध्यान समझिए। मतलब जैसे मैंने कहा था ना भाई, आपका प्राइम मोटो क्या है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो भैया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा ये है और बाकी सब सेकेंडरी है। समझ में आ रही बात ना? सेकेंडरी होने का मतलब जो चीज मेरे इसके बाद, बाकी सब इसके बाद आता है सर, सबसे पहले नंबर पर मेरे लिए ये चीज है। क्लियर है ना? तो प्राइमरी मतलब वो, और उसके बाद सब सेकेंडरी। ठीक है ना? तो अभी क्या लिखा? दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी जो नए वेव फ्रंट्स बनेंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगे, वेवलेट्स। ठीक है, ओके। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम। द सेकेंडरी वेवलेट, हाँ सेकंड पॉइंट है ये। हाइगेंस के प्रिंसिपल के 3 पॉइंट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको बस रट के यार लिख लेना है पेपर में। ठीक है ना? सेकंड, द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस। द सेकेंडरी वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स, पहले वेव फ्रंट से बनने वाला जो भी वेवलेट्स होगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा। LETS, ठीक है ना? WAVELETS, वेवलेट्स। ठीक है ना? द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन। वो जो सेकेंडरी वेवलेट होगा वो भी हर एक डायरेक्शन, जैसे प्राइमरी वेवफ्रंट हर एक डायरेक्शन में निकलेगा, वैसे ही सेकेंडरी वेवलेट्स भी हर एक डायरेक्शन में जाएगा। द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस with the speed of original wavefront, with the speed of original, with the speed of original wave light। नहीं बताएंगे, है ना? बताते हैं। with the speed of original wave in the medium, या original wavefront भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। original wavefront in the medium, सही मानो तो original wave की बात कर रहा है। यानी कुल मिलाकर किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट की जितनी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड हर एक वेव फ्रंट की होगी। मतलब कोई भी वेव फ्रंट की स्पीड नहीं घटती है। समझ में आ रही बात ना? किसी मीडियम में जब किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रहते हुए, वही तो बात वहां भी पढ़ रहे थे हम लोग कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रहते हुए लाइट की स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही लाइट मीडियम को चेंज करती है तो फिर उसकी स्पीड में बदलाव हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जब तक लाइट एयर में रहेगी तब तक उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एयर के अलावा किसी और मीडियम में जाएगी तो बदलेगी। तो उसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रहते हुए वेव फ्रंट जो निकलते हैं, हर एक वेव फ्रंट की जो स्पीड रहती है वो ये नहीं कि भाई आगे गए तो कुछ लॉस हो गया, कुछ कम हो गई, नहीं। समझ में आ रही बात ना? स्पीड उतनी ही रहेगी। कुछ चीजें क्या होंगी, आप कहेंगे सर लाइट तो कम हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी ना, स्पीड कम नहीं होगी। बात को समझ में आ रही ना भाई? दूर आप चले गए, वो तो दूर के लिए है, वो भी दूर जाते हुए पार्टिकल के लिए हमने कहा बहुत दूर हो जाएगा तो उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कितनी बार बोला, अभी तो बोल रहा बच्चे, कि वहां भी हमने पढ़ा है कि स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन कब? जब मीडियम चेंज होगा। यहां भी वही कहना है। मतलब यानी ये कुछ अभी तक कुछ नया नहीं बता रहा है, बस बता क्या रहा है नया? रे का मारे, रे नहीं बोल रहा है, बस क्या बोल रहा है? वेव है भाई, वेव है, रे नहीं है। ठीक है ना? वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। जितनी स्पीड से रे चलती है, न्यूटन के मुताबिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। इसके मुताबिक भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वेव ट्रैवल करेगी, वेव ट्रैवल करेगी। बस इतना कहा इसने कि रे की स्पीड जितनी उतनी वेव की स्पीड होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हर एक वेव फ्रंट की स्पीड उतनी होगी जितनी ओरिजिनल वेव फ्रंट की थी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। द एनवेलप ENVELOPE, वही लिफाफे वाला एनवेलप। ठीक है ना? the envelope of the secondary wavelets, ठीक है ना? the envelope of the secondary wavelets in the forward direction, the envelope of the secondary wavelets in the forward direction
at any instant in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant, gives the new wavefront at that instant, gives the new wavefront at, gives the new wavefront at that instant. और देखिए इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह का था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आप इसमें कोई इतनी बड़ी कुछ ढूंढने के चक्कर में मत लग जाइएगा कि इसमें हम क्या ढूंढ लें सर ऐसा जिससे कुछ बहुत ज़्यादा अंदर से मज़ा आ जाए, नहीं आएगा। सुनो बच्चों ध्यान दो। अब पहली बात तो कोई भी वेव फ्रंट अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है, तो जहां से ओरिजिनेट हुआ वहां से मत देखो, जहां जा रहा वहां मत देखो। सिंपली आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कोई एक वेव फ्रंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, ये कोई एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेम फेज में लाई कर रहा होगा। ये तो पहली शर्त है। वेव फ्रंट के होने की पहली शर्त यह है कि उसके ऊपर लाई करने वाला हर एक पार्टिकल सेम फेज में होना चाहिए। चलो जी हो गया। मान लिया कि इसके ऊपर कुछ पॉइंट सोर्स ये रहे, मैंने वो पार्टिकल्स ये मान लिए, ठीक है ना। ये देखिएगा आप, पहली बात क्या यही होंगे जो मैंने दिखाया, बस यही है? नहीं, जो मैं नहीं दिखा रहा हूं वो भी है, जो मैं नहीं दिखा रहा हूं वो भी है, मतलब इनके बीच में सब इनफाइनाइट, कितने हैं? इनफाइनाइट। क्लियर? उसमें से हमने कुछ को ले लिया। मान लीजिए कि इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, एफ, जी, एच, कुछ भी अपनी मर्जी से नाम देते चले जाओ, ठीक है? ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हाँ चलो ये भी ले लेते हैं भाई, लो आई जे, ठीक है ओके। चलो अब सुनो बस, अच्छा ठीक है, लो लड़की कहीं रोने लग जाए, ठीक है ना। ओके ठीक है, हो गया। अब बढ़ो, अब इधर कोई मत कहने लगना कि उधर भी ले लीजिए एक और कोई, तो उधर भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा फिर लेंगे, ठीक है ना। ग्रीक लेटर लेने लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा माइनस है, माइनस भी, ठीक है। चलो इधर ध्यान लगाओ। अभी सुनो, समझे ना। अब करना क्या चाहते हैं? करना ही चाहते हैं भाई कि हम इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के सुनो मेरे बच्चों, पहली बात तो उसने क्या कहा, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स विच फॉर्म द फ्रेश वेव फ्रंट। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और ये एक नए वेव फ्रंट को जन्म देंगे। किस तरह का वेव फ्रंट जन्म देंगे? हम कहेंगे, मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद, टी टाइम बाद ये ए पार्टिकल बताओ कहां पहुंच चुका होगा? टी टाइम बाद ये ए पार्टिकल कहां जा चुका होगा? सर सी टी डिस्टेंस दूर जा चुका होगा। कितनी? सी टी। क्यों भाई? क्यों टी? वेरी गुड। टाइम कितना लिया मैंने? टी टाइम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? सी। तो दूरी कितनी हो गई? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उतने ही टाइम में ये कहां जा चुका होगा? सर सी टी। उतने ही टाइम में कहां जा चुका होगा? सर सी टी। और ये भी यहां पर क्या? सी टी, ठीक है ना। ये क्या यहां समझ में आ ही गया होगा? बहुत बढ़िया, चलो जी क्लियर हो रहा है। ये दूरियां क्या रही होंगी? बराबर। अब मुझसे पता नहीं यहां देखकर बराबर बन पा रही कि नहीं बन पा रही है, वो तुम देख लेना भाई थोड़ा, है ना। तुम अपनी कॉपी पे सही से बना लेना थोड़ा, है ना। ऐसे ये सब होगा भाई, समझ गए? हो गया? सुनो ठीक है। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले कर लें दो पूरा, है ना। हो गया। मान लो कि मैंने कहा ये ए जब टी टाइम बाद देखा जाएगा तो कहां मिलेगा? यही वेव फ्रंट यहां दिखेगा। क्लियर? इससे टी टाइम पहले कहां रहा होगा? कि सर इसके पीछे रहा होगा, यहां कहीं रहा होगा। इसके टी टाइम पहले यहां रहा होगा। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। सर ये यहां कहीं रहा होगा, ये यहां कहीं रहा होगा, यहां कहीं रहा होगा, ठीक है। अब ये जो सर टी टाइम बाद आगे की तरफ जितने पार्टिकल हैं, एक बात बताओ ना, जब सबने सेम टाइम लिया और सब सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, तो टी टाइम बाद के ये सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। और सेम फेज में होंगे तो इनको मिलाने से जो सरफेस बनेगा वो एक नया वेव फ्रंट होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है सर इसको एक एनवलप की तरह से जब हम ढक देंगे, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है ना, देखिएगा ऐसे, और ऐसे ही इसको पीछे की ओर। हाँ ये टायर बन गया, सस्ता टायर। चलो ठीक है, मतलब अपने अपने बताते हैं सब लोग, है ना।
गजब हो तुम। ठीक है, समझ गए। ये जो दिख रहा है ना, बार बार कह रहा हूं भाई, इस वेव फ्रंट के आगे ये एक नया वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पर मौजूद ये पार्टिकल्स फिर से सोर्स ऑफ लाइट का काम करने लगेंगे। ऐसे ही ये वेव फ्रंट और आगे, फिर इसके आगे और आगे, फिर इसके और आगे, फिर इसके और आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर ये बढ़ता चला जाएगा, आप मुझे खुद बताओ देख करके, जो मैंने ये माना था, जो मेरा अपना कंसिडरेशन वाला था, उसके पीछे वाले की रेडियस छोटी थी, उसके आगे वाले की रेडियस और आगे जाएगा तो और बड़ी, और आगे जाएगा और बड़ी, जितना बड़ा ये स्फीयर होता चला जाएगा। अच्छा, पहली बात ये भी, ये वाला वेव फ्रंट भी ये बन किससे रहा है? एक पॉइंट सोर्स से बन रहा है। यहां कोई पॉइंट सोर्स है जो जल रहा है, जो कि अपने हर तरफ बना रहा होगा। मतलब मैंने तो आपको बस इसका एक टुकड़ा दिखाया है ऐसे, लेकिन ये पूरा बन रहा होगा ऐसे, समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब ये जब आगे जाएगा तो बहुत आगे जा करके क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बल्कि छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, ये बहुत दूर जा करके ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये कितनी दूरी होगी बोलो ना बच्चों? CT। ये अभी भी कितनी होगी? CT। ये कितनी होगी? CT। इसके पीछे देखिएगा, इसके आगे CT, तो फिर इसके पीछे भी है यहाँ CT, ये यहाँ CT, तो ये यहाँ भी CT। समझ रहे हो ना? ओके, बना लीजिए। आगे जाते जाते यही वेव फ्रंट कैसा रूप ले चुका होगा? इस तरह का रूप ले चुका होगा। और इस वेव फ्रंट पर डाला गया नॉर्मल, वेव नॉर्मल कहलाएगा। ये वेव नॉर्मल होगा। ये वेव फ्रंट अब उधर जाकर ऐसा दिखेगा जैसे कोई एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और ये वेव फ्रंट ही एक तरीके से न्यूटन की बात को भी मान लेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे सामने से क्या आ रही हैं? रेज आ रही हैं, ठीक है ना? लेकिन उसने कहा मैं इनको रेज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कह दूंगा जरूर, लेकिन मैं एक नया नाम रखूंगा इनका, वो क्या होगा? वेव नॉर्मल। ये इस वेव के ऊपर डाला गया नॉर्मल है। क्लियर? नोट कर लीजिए, दोनों बना लीजिए डायग्राम, ठीक है ना? ठीक है, लिखो, ठीक है। सुनो भाई, नेक्स्ट डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिला दो इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बार बार कह रहा हूं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के लिए एकदम मुताबला हो रखा है, ठीक है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एक और बात सुनिए, मतलब हम यही सबसे पहले हम यही प्रूफ करने जा रहे हैं। उसने कहा भाई देखो, तुम्हारे जो लॉज है ना, अगर वो नहीं भी आए होते ना, मतलब आपने अगर ये लॉज नहीं दिए होते ऑब्जर्वेशन से कि लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम प्रूफ कर देते। किसके बेस पर? वेव थ्योरी के बेस पर। सुनिए अब, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सुनो भाई, यहां ध्यान लगाओ। मान लो कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, XY इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, जिस पर कोई लाइट रे आएगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। मतलब कुल मिला जुलाकर मिरर है। क्या है? मिरर है। यार बात खत्म हो गई, ठीक है, बहुत अच्छे। इस पॉलिश्ड सरफेस पर एक वेव फ्रंट जो कि दूर से आ रहा होगा, उसका सामने से पड़ने वाला जो हिस्सा होगा उसको हम ऐसे प्लेन वेव फ्रंट लेंगे, और वो वेव फ्रंट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना? देखिए, ऐसा होगा। ध्यान से देखो, देखो, सुनो भाई, सुनो, ध्यान लगाओ, ठीक है। एक वेव फ्रंट जो कि यहां से चला, यह है L, यह है M, यह है N। व्हाट इज L, M एंड N आर द वेव नॉर्मल्स। समझ ना?
एल एम एंड एन आर वेव नॉर्मल्स, मतलब उधर से आने वाले वेव फ्रंट पर डाले गए नॉर्मल्स ऐसे चले आ रहे हैं। ऐसा समझो जैसे वहां से लाइट आ रही है, समझ गए ना? क्लियर? अब ये जो वेव नॉर्मल्स आ रहे हैं उनमें से सबसे पहला जो वेव नॉर्मल है, मैं इस सरफेस को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, एक्स यहां तक ले लिया मैंने। ये पहले सबसे पहला कहां पर टकराया? मान लीजिए ए पॉइंट पर टकराया। कहां टकराया? ए। और सबसे बाद वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका यहाँ Q और ये हो गया पॉइंट आपका P। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है आपका नॉर्मल N। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से ये वाला जो वेव फ्रंट है, सुनो ध्यान से, सबसे पहले LA वाला वेव नॉर्मल यहाँ टकराया। अगर ये सबसे पहले टकराया होगा तो सबसे पहले ही क्या भी हुआ होगा? रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया। बात समझ में आ गई ना? रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे चला गया। ये बीच वाला जो वेव नॉर्मल है वो यहां टकराया और टकराने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया। जाहिर अगर वो पैरेलल आ रहा है तो वो भी पैरेलल ही जाएगा पक्का, ठीक है? ये वाली वेव सबसे बाद में यहां आकर के टकराई, यहां टकराने के बाद ये ऐसे चली गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। सबसे पहले ये आया रिफ्लेक्ट होके उधर, फिर ये आया रिफ्लेक्ट होके उधर, फिर ये आया रिफ्लेक्ट होके उधर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आया फिर ही आया फिर ही आया, मतलब इतना टाइम लग जाएगा क्या? भाई लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन हाँ, ये तो थ्योरी कह रही है कि जब ये वेव नॉर्मल ऐसे टकराएगा तो जाहिर है कि सबसे पहले इस वाले पॉइंट को टक्कर लगेगी, फिर ये वाले पॉइंट की टक्कर होगी। क्लियर है? अभी कोई डाउट है क्या? ऐसा कहा जा सकता? अच्छा, फिर यहां से हमने क्या किया? इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने AP लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? A डैश, और ये मेरा क्या हो जाएगा? P डैश। क्लियर? A तब तक A डैश पे पहुंच चुका होगा जब P जो है वो यहां पहुंचेगा। जितने टाइम में, भाई बताओ ना, मैंने कहा ये पहले टकराया, उसके T टाइम बाद ये टकराया, तो T टाइम इसको, इसकी टक्कर के बाद T टाइम मिल गया यहां तक जाने में ना, और इसको यहां आने में T टाइम में लगा ना। नहीं समझे? अगर मान लो एक, पहली बात ऐसा होगा नहीं, एक माइक्रो सेकंड में ये यहां से यहां पहुंच गया, तो उसी एक माइक्रो सेकंड में ये यहां से यहां पहुंचा होगा ना, क्योंकि इसकी टक्कर हो गई, उसके एक माइक्रो सेकंड बाद ये वहां टकराया, इसकी टक्कर के एक माइक्रो सेकंड बाद यहां टकराया, पर ये तो टक्कर होते ही उधर भागा ना, तो उसी एक माइक्रो सेकंड में भाग के वहां चला गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। चलो जी, इसका इतने तक बात समझ में आ गई। ये जो आपको A डैश P डैश दिखाई दे रहा है, ये जो AP है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, AP इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, AP इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ओके। और A डैश P डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्लियर? चलो जी, अगर ये सब देख लिया आपने तो इस पॉइंट को हमने अपनी मर्जी से K नाम दे दिया है ना, K, ठीक है। और वो P डैश A डैश हो गया, ये आपका L डैश, ये आपका बोलिए M डैश, तो ये वाला होगा ना बीच वाला, हाँ ये वाला M डैश, और इसका क्या नाम था? N। अच्छा, हमने N रख दिया था, इसका नाम यार N ना रखो, इसका नाम कुछ और रख दो, R रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? R डैश। क्लियर? बहुत अच्छे। तो अब देखो यहाँ तक किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ, यहाँ पर आप फिर से नॉर्मल बनाइए, ठीक है ना। तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगर मैंने जो ये आपको I और R दिखाए हैं उसके बेस पर आप मुझे अगर ये बता दें ये कितना होगा। पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी यहाँ 90 डिग्री है। क्यों है भाई? क्योंकि ये जो रे आ रही है, जो ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, उसके सामने का ये काटा गया सरफेस है। उधर से आने वाला जो वेव फ्रंट है उसको यहाँ से कट मार दो, सामने से आपको एकदम प्लेन दिखेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये वही प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये भी यहाँ पर मतलब ये जो नॉर्मल तो हमेशा अपने प्लेन के, जो वेव नॉर्मल होते हैं वो हमेशा उस प्लेन के क्या ही होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब ये एंगल भी यहाँ कितना है? 90, सब 90 है। क्लियर है?
अगर तुम मुझे बता दो ये एंगल कितना होगा, कौन सा वाला एंगल पी ए पी डैश, एंगल पी ए पी डैश, बस मुझे बता दो, मुझे मजा आ जाएगा। ध्यान से देखकर बताना क्यों आई। ये कितना है आई, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, नहीं समझे? अरे भाई ये आई है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। और ये कितना है, ये खुद कितना है 90। अरे ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है 90। बताओ कौन से 90 की बात कर रहे हैं, गोपाल रौनक दोनों लोग बता दो कौन से 90 की बात हो रही है। अब वो वाला क्या, ऐसे क्या कर रहे हो, कुछ भी, वो तो बस कुछ भी हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है ना, हाँ देखो कह रहा, हाँ कह दिया उसने, हाँ बस समझ में ना, गधा मान जाओ तो देख लो इधर है ना क्या चल रहा है। नहीं तो फायदा क्या होगा भाई, बताओ तो क्या फायदा होगा मैं इतनी मेहनत करके बताने का। मैं कह रहा हूं जबकि यार ऐसे ये किस किस्म के बच्चे हैं जिनको ये बताया जा रहा हो भाई, ये पेपर में आने के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान खींच सकूं कि ये पेपर में आने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है कि मेरे को बस आना है, पेपर में आना है, एकदम आतुर बैठा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा ध्यान इस पर आ जाए कि अच्छा यार ठीक है, क्योंकि अब वो वाले वर्ड काम नहीं कर रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मतलब इतना तक कहने भर से अब काम चल नहीं रहा है, ठीक है ना। उसको आप मानते ही नहीं इंपॉर्टेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट बताया जाता है, ठीक है। तो अब चलो ध्यान लगाओ, ठीक है। इसकी बात हो रही है, ये एंगल कितना हो गया बच्चे, ये कितना है पूरा 90, ये कितना है आई, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये पूरा कितना है, ये पूरा 90, सबको दिख रहा है ना। और उसमें से ये है 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई, और अगर ये प्लस आई हो जाएगा तो 90 माइनस आई और प्लस आई मिलकर कितना हो जाएगा 90। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल पी ए डैश। पहले तो हम कहेंगे लेट एंगल एल ए पी, एंगल एल ए पी कितने के इक्वल, आई के इक्वल, बल्कि लेट भी ना करो इफ, वो तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि होता ही है। एंगल एल ए पी इक्वल टू आई, देन एंगल पी, ध्यान दीजिए ना भाई, एंगल पी ए पी डैश कितने के इक्वल हो जाएगा आई के। उसको ज्यादा कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, कैसे आया बस है आई, क्योंकि फिजिक्स है, मैथ्स तो है नहीं कि हमें प्रूफ करके दिखाना है उसको, आपको पता होना चाहिए। नहीं समझे बच्चे, मैंने बोला ना एल, अच्छा सॉरी एल ए एन होना चाहिए था ना, एल ए एन, समझ गए ना, एल ए एन कितने के इक्वल है आई के इक्वल। तो फिर पी ए पी डैश भी आई के इक्वल होगा, प्रूफ हो गया। कैसे वो समझ में आ गया आपको, यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं बतानी होती है कि ये ऐसे आया ऐसे ऐसे क्या, कुछ नहीं, हो गया जी। चलो अब इसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ जाओ। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा सर 90 माइनस आर, बोल हो जाएगा कि नहीं 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है तो फिर मुझे बता दो जरा ये वाला कितना हो जाएगा, ये एक मिनट कौन सा वाला आर हो जाएगा, हम वही तो चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि ये पूरा कितना है 90, तो फिर ये मैं चाहता हूँ ये वाला मुझे बताओ, ये वाला, वेरी गुड, हो जाएगा बहुत अच्छे। ये आर प्लस ये 90 माइनस आर मिलकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मिरर के साथ इंसिडेंट वेव फ्रंट मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है आई। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है आर। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। अब आप बस दो ट्राइंगल उठाइए और मेहनत करके इसमें काम कर दीजिए एक बढ़िया सा, ठीक है ना। कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम लोग, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, अच्छा बताओ मकसद क्या है, आई इक्वल टू आर प्रूफ करना, आई इक्वल टू आर प्रूफ करना। तो बस कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लो आदित्य बताओ। इन ट्राइंगल ए पी पी डैश, ए पी पी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश पी। अच्छा मैं सीक्वेंस में सही लिया हूं नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा हाँ यहाँ पे क्लियर है। सीक्वेंस से मेरा मतलब नहीं कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी वाला तरीका लगा कि मैथ्स में जैसे करते हैं एकदम सीक्वेंस में लेना, वो सब नहीं सोच रहे हैं। खाली हमें पता होना चाहिए ये दो ट्राइंगल हैं, इनमें बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? चलो बताओ, इन दो ट्राइंगल में साफ साफ देखकर बताओ आप मुझे। मैंने कहा भैया ध्यान से देखना, इन दो ट्राइंगल में, अभी मत नोट करो पहले समझ लो आराम से। इन दो ट्राइंगल में ए डैश, एक मिनट, ए पी पी डैश का पी पी डैश इज इक्वल टू ए डैश। नहीं समझे? बोलो, पहले इसको कंफर्म करो।
बाकी सब बाद में सोचना। मैंने बोला पी डैश की लेंथ ए डैश की लेंथ के इक्वल होगी। मैं ये समझा चुका हूं तुम्हें। क्यों भाई? क्योंकि सर C इंटू टी होगी। कितनी होगी? C इंटू टी। अगर इसको यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा तो इसको यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों के लिए क्या ही है? सेम, क्योंकि मीडियम तो सेम ही है। रिफ्लेक्ट होकर तो लाइट उसी मीडियम में लौटाती है ना, तो मीडियम सेम ही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। क्लियर? तो ए पी डैश की वैल्यू कितनी? अगर थोड़ा बड़ा करना हो, क्योंकि ये बहुत छोटे में हो जाएगा, अभी मैं इतने कम में करूंगा ना, बहुत छोटे में हो जाएगा, तो आप करोगे एक काम करो, पी डैश बराबर सी टी, ए डैश बराबर, इसको भी एक्सप्लेन करना चाहोगे तो कर देना। मतलब कैसे करके? तो बोलना कि सिंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विल बी सेम एंड द टाइम टेकन बाय द पॉइंट या पार्टिकल ए टू रीच ए डैश इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पार्टिकल पी टू रीच पी डैश। पी से पी डैश तक पहुंचने में और ए से ए डैश तक पहुंचने में लगने वाला टाइम सेम, और वेलोसिटी चूंकि सेम है इसलिए दूरियां क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो हम यहां से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में जो दो ट्राइंगल हमने लिए हैं, ए पी डैश और ट्राइंगल ए डैश पी डैश, तो इसमें क्या हो गया हमारा? पी डैश बराबर ए डैश बराबर सी टी। क्लियर हो गया? क्लियर? बहुत अच्छे। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। क्यों हो गया हाइपोटेन्यूज? नहीं, गलत, ये हाइपोटेन्यूज नहीं हुआ, ये एक साइड हो गई। क्यों साइड हो गई? क्योंकि ये एंगल कितना होगा? ए पी डैश ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90, और ए डैश पी डैश में ये वाला एंगल 90, और 90 के सामने के साइड हाइपोटेन्यूज। ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई। और साथ ही साथ हम क्या कह देंगे? एंगल ए पी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी डैश इज इक्वल टू, या फिर जैसे वहां लिखा करते थे 10th क्लास में 90 डिग्री ईच, लिखते थे ना ऐसे ही 90 डिग्री ईच। कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब सिमिलरली ए पी डैश इज इक्वल टू ए पी डैश, कॉमन है दोनों में, ये वाली साइड क्या है? कॉमन, तो ये एक कॉमन हो गई। इसका मतलब ये राइट एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल, ये उसके सामने के साइड हाइपोटेन्यूज जो कि कॉमन हो गई, और ऊपर एक साइड। किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, दो मतलब राइट एंगल इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ऑप्टिक्स में बड़ा मजा आ रहा होगा यार, पूरी 10th लग गई यहाँ तो, है ना, कायदे से। ठीक है, सिमिलरिटी भी लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी भी लग रही है। आप समझ में आ रहा होगा कि क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, ये बना बात भैया मैथ्स क्यों पढ़ा जाती है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब बोलेंगे क्या? ट्राइंगल ए पी डैश इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ ऐसे होता है ना शायद, हाँ, ओके। ए पी डैश बराबर ट्राइंगल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ए डैश पी डैश। पता है आपको, ये वाला किसी को आता हो ना आता हो, लेकिन इसके बाद वाला सबको आता था 10th क्लास में, याद है? बोलो कौन सा वाला? इसको प्रूफ करके बाद में ये लिखना कि AD बराबर BC या BD बराबर AC बाई CPCT, वो सबको आता था, ठीक है ना। तो फिर बाई CPCT क्या हो जाएगा? I बराबर R। नहीं समझे? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और कोई एक बचा होगा, कौन सा? ये वाला, पता जो भी बचा हो, छोड़ो, समझ गए ना। तो वो इक्वल हो जाएंगे। बोलो, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? यहां लिख दे रहा हूं, एंगल, बोलिए कौन सा एंगल? एंगल पी डैश इज इक्वल टू एंगल, नहीं समझे? एंगल पी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी डैश ए, एंगल ए डैश पी डैश ए, समझे? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बोलो कोई डाउट हो तो? अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो पी डैश कितने के इक्वल है? I के इक्वल, और ए डैश पी डैश ए कितने के इक्वल है? R के इक्वल। मतलब I इक्वल टू R प्रूफ हो गया। बोलो बात समझ में कि नहीं? I इक्वल टू R। अब I इक्वल टू R प्रूफ हो गया तो सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट जिस मीडियम में आया, मतलब जिस प्लेन में आया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी, और ये नॉर्मल्स जो हमने बनाए हैं वो भी तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो समझ में आ ही रहा है साफ साफ, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों, हमारे बोर्ड के प्लेन में, आपके कॉपी के प्लेन में लाई कर जाएंगे। बोलो बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, काम हो गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब तक हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं उनमें लेंस मेकर्स फार्मूला अब तक जितने किए हैं, ऑप्टिक्स जहां से शुरू हुआ,
उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से और व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। दो तो वे हो गए। रे ऑप्टिक्स में बस यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये हमने बहुत सारे हैं। रे ऑप्टिक्स में सिर्फ दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। सबसे पहले n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। याद आ रहा है ना? बहुत अच्छे। और दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। रे ऑप्टिक्स में ये दो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत कहना इन्हीं को पढ़ूंगा बस बाकी सब छोड़ दूंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। और वेव ऑप्टिक्स में ये दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ही इंपॉर्टेंट। एक ये, एक इसका अगले वाला होगा भी, मतलब आई मीन अगली क्लास में, ठीक है ना? रिफ्रैक्शन वाला फिलहाल इतना प्रूफ कर लो इसको जल्दी से, ठीक है ना? लिखिए लिखिए लिखिए। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट, यहां बात लिखिएगा, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट comma reflected wave front, incident wave front comma reflected wave front and reflecting surface, incident wave front। देखो this expression shows that the angle of incidence is equal to angle of reflection, ये तो हो गया, and the incident wave front comma reflected wave front कॉमा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सॉरी रिफ्रैक्टिंग कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट मतलब क्या, AP। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मतलब क्या, A' P'। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, XY। एंड नॉर्मल, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड कॉमा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस and normal on the reflecting surface all lie in the same plane, and the normal on the reflecting surface all lie in the same plane, all lie in the same plane. Hence the laws of reflection are proved, hence the laws of reflection are proved on the basis of wave theory, hence the laws of reflection are proved on the basis of wave theory, ठीक है ना। laws of reflection are proved on the basis of wave theory, ठीक है ना। बहुत अच्छे। देखो ये बार बार कह रहा हूँ भाई, आप जाके ना एक बार जब पेपर देखेंगे, मेरा मानना तो ये है कि अभी जो आपका पेपर होने वाला है रिसेंटली, उसमें भी आप ये पाएंगे, मतलब उस पेपर में भी ये टॉपिक मिलेगा। इन दोनों में से एक पक्का, एक आज एक कल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला, रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। तो इन दो में से एक कंफर्म मिलने वाला है, पूरे चांस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है फिजिक्स में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, ठीक है ना।